बहुत लंबे समय से एक सवाल है जो बार बार मानव इतिहास में लौट कर आता है। आखिर कुछ प्राचीन सभ्यताएं इतनी उन्नत कैसे हो गईं, जबकि उनके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी। प्राचीन मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में हजारों मिट्टी की तख्तियां मिलीं, जिन पर अजीब चिन्ह और लेखन हैं। जब इतिहासकारों और भाषा विशेषज्ञों ने इन्हें आधुनिक तकनीकों की मदद से डिकोड किया, तो एक नाम बार बार सामने आया: अनुनाकी। प्राचीन सुमेरियों के लिए वे शक्तिशाली दिव्य प्राणी थे जो आकाश और प्रकृति की शक्तियों से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ लोग इन तख्तियों का गहराई से अध्ययन करने लगे, एक और भी ज्यादा विवादास्पद सिद्धांत फैलने लगा। क्या होगा अगर ये दिव्य प्राणी सिर्फ मिथक नहीं हैं, बल्कि सच में अस्तित्व में थे? क्या होगा अगर इन कहानियों के पीछे कोई सच्ची घटना छुपी हो? और क्या यह संभव है कि प्राचीन दुनिया की कुछ कथाएं बस विकृत यादें हैं, या फिर ऐसी यादें हैं जो असली घटनाओं से मेल नहीं खाती? इसी वजह से आज हम इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन हम धीरे धीरे और विस्तार से हर जानकारी और घटना का विश्लेषण करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। हम सिद्धांतों पर जाने से पहले हमें पहले सत्यापित इतिहास और आधुनिकता को अलग करना होगा। अनुमान। आजकल इंटरनेट की वजह से असली पुरातत्व और विज्ञान कथा को अक्सर मिला दिया जाता है, और यहीं से अनुनाकी का असली रहस्य शुरू होता है। आज के इराक में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सुमेर सभ्यता का विकास हुआ। इतिहासकारों और पुरातात्विक अभिलेखों के अनुसार सुमेर के नगर लगभग 4500 ईसा पूर्व के आसपास उभरे। यहीं पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के पास उर, उरुक और एरिडू जैसे शहर बसाए गए। कड़ी गर्मी और सूखे वातावरण के बावजूद उन्होंने उन्नत सिंचाई प्रणालियां बनाईं ताकि पानी खेतों तक पहुंच सके। इसी वजह से कृषि का विस्तार हुआ और उनके शहर तेजी से बढ़े। इतिहासकारों और ब्रिटानिका व पेन म्यूजियम के अनुसार सुमेरियन संगठित लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म का उपयोग करने वालों में सबसे शुरुआती लोगों में थे। ये सिर्फ साधारण चित्र नहीं था, वे मिट्टी की तख्तियों पर कील-नुमा चिन्हों का उपयोग करते थे। व्यापार, कानून, कर, धर्म और खगोलीय अवलोकनों को रिकॉर्ड करने के लिए सीधे कहें तो यहीं से मानव इतिहास के कई हिस्से स्थायी रूप से दर्ज होने लगे। उनके धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा उल्लेखित नाम अनुनाकी है, लेकिन इसे स्पष्ट करना जरूरी है। मुख्यधारा इतिहासकारों और असीरियाविदों के मुताबिक अनुनाकी मेसोपोटामियन सभ्यता की धार्मिक आस्था का हिस्सा थे। उन्हें आधुनिक पुरातत्व में आधिकारिक रूप से एलियन या बाहरी ग्रहों के आगंतुक नहीं माना जाता है। वास्तव में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कॉर्पस ऑफ सुमेरियन लिटरेचर से प्राचीन ग्रंथों के अनुवादों के अनुसार अनुनाकी शब्द आमतौर पर सुमेरियन पौराणिक कथाओं में स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक से जुड़े देवताओं के समूह को दर्शाता है। लेकिन वे एलियन सिद्धांतों से कैसे जुड़ गए? क्योंकि आधुनिक समय में कुछ लेखकों ने प्राचीन तख्तियों की वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत की। सबसे प्रसिद्ध में से एक है ज़ेकारिया सिचिन। अपने 1970 के दशक की किताबों में ज़ेकारिया सिचिन ने कहा कि अनुनाकी कथित तौर पर एक दूसरे ग्रह से आए उन्नत प्राणी थे जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे। मेसोपोटामियन भाषाओं के कई विशेषज्ञों के अनुसार सिचिन के अनुवाद मुख्य धारा के विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं होते। कई असीरियोलॉजिस्ट्स के अनुसार सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी के एलियन होने का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसका मतलब अनुनाकी को एलियन मानना एक सिद्धांत है। यह पुरातत्व का आधिकारिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि आधुनिक व्याख्या है। लेकिन फिर भी जनता की जिज्ञासा अब भी बनी हुई है। जैसे जैसे सुमेरियनों का अध्ययन बढ़ता है, पता चलता है कि वे अपने समय में कितने उन्नत थे। उदाहरण के लिए उन्होंने 60 पर आधारित गणितीय प्रणाली अपनाई, जिसे हम आज भी समय और ज्यामिति में उपयोग करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड और 360 डिग्री एक वृत्त में। उनके पास संगठित कानून प्रणाली, लेखा विधियां और जिगराट्स नामक बड़े मंदिर भी थे। इनमें से कुछ इमारतें केवल मिट्टी की ईंटों से बनाई गई थीं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक टिकी रहीं। यहां तक कि उनका आकाश का अध्ययन भी काबिल तारीफ था। इतिहासकारों के मुताबिक सुमेरियन लोग तारों, चांद और दिखाई देने वाले ग्रहों की गति नियमित रूप से देखते थे।
ये कैलेंडर बनाने और कृषि चक्रों के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन कुछ इंटरनेट सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि ये बिना उन्नत प्राणियों की मदद के असंभव था। विशेषज्ञों के अनुसार यह असंभव नहीं है। कई पुरातत्वविदों ने समझाया है कि सभ्यता लंबे समय में धीरे धीरे विकसित हुई है। जब खाद्य आपूर्ति स्थिर और समाज संगठित होता है तो अधिक लोग इंजीनियरिंग, विज्ञान, खगोल शास्त्र व लेखन पर ध्यान दे सकते हैं। और यहीं पर कई वायरल डॉक्यूमेंट्रीज में एक बड़ी समस्या आती है। कभी कभी वे मिथक को पुष्टि किए गए इतिहास के रूप में दिखाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वायरल दावे हैं कि सुमेरियनों की कुछ नक्काशियां रॉकेट और अंतरिक्ष यान या आधुनिक तकनीक को दिखाती हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से ज्यादातर केवल धार्मिक प्रतीक हैं या उनके देवताओं की कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं। कई बार ऑनलाइन इस्तेमाल की गई तस्वीरों का संदर्भ गलत होता है। जब इन्हें बार बार सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है तो ये सच लगने लगती हैं। वे दावे पूरी तरह सत्यापित नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई रहस्य नहीं बचा। असल में प्राचीन मेसोपोटामिया के इतिहास के कई हिस्से आज भी लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। कुछ मिट्टी की तख्तियां अभी तक पूरी तरह अनुवादित नहीं हुई हैं और कुछ पुरातात्विक स्थल खुदाई में हैं। अक्सर इसकी तुलना गोबेकली तेपे से की जाती है, जो तुर्की में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है और पुरातत्वविदों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता से भी पुराना माना जाता है। ऐसी खोजों के चलते कुछ लोग पूछते हैं, क्या इससे भी पुरानी सभ्यताएं रही होंगी जिन्हें हम अभी नहीं समझ पाए हैं? अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पृथ्वी पर पहली सभ्यताएं एलियंस ने बनाई थीं। और यही है सबूत और अटकलों के बीच का महत्वपूर्ण अंतर। कई बार असली इतिहास साजिश सिद्धांतों से भी ज्यादा चौंकाता है। सोचिए, इंटरनेट, बिजली या आधुनिक मशीनों के आने से हजारों साल पहले लोग लेखन प्रणाली, संगठित शहर, सिंचाई नेटवर्क, गणित और खगोलीय अवलोकन जैसी चीजें बना रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे एलियन से आए थे। यह सिर्फ दिखाता है कि प्राचीन लोग कितने बुद्धिमान और संसाधनशील थे। लेकिन फिर भी अनुनाकी का रहस्य जीवित रहता है, क्योंकि एक चीज है जो इंसान से कभी नहीं जाती, हमारी जिज्ञासा कि हम कहां से आए हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम प्राचीन दुनिया के बारे में पता लगाते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि इतिहास के कितने हिस्से हैं जिन्हें हम अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। देखते रहिए, क्योंकि यहां आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपको जरूर हैरान कर देगा। प्राचीन मेसोपोटामिया में जैसे जैसे और मिट्टी की तख्तियां मिल रही हैं, अनुनाकी नाम बार बार इन लेखों में सामने आ रहा है और चर्चा में है। प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी देवताओं का एक समूह है जिसकी उनके धर्म और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे शक्तियां हैं जो प्रकृति, व्यवस्था, शक्ति और मानव भाग्य को नियंत्रित करती हैं। और उनकी पौराणिक कथाओं में जितने भी नाम सामने आते हैं, उनमें से केवल 3 पात्रों का अक्सर उल्लेख होता है: अनु, एनलिल और एनकी। अनु को आकाश का देवता और सुमेरियन धर्म में सबसे उच्च दिव्य हस्तियों में से एक माना जाता है, जिन्हें अक्सर स्वर्ग के शासक के रूप में चित्रित किया जाता है। वहीं एनलिल एक अलग तरह के हैं। कई प्राचीन ग्रंथों में उन्हें हवा, तूफान, शक्ति और अधिकार से जोड़ा गया है। कुछ कहानियों में उन्हें सख्त और कड़ी सजा देने वाला बताया गया है, खासकर जब मानवता अव्यवस्थित या अवज्ञाकारी हो जाती है। यही मेसोपोटामियन पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक महाभारत सामने आती है। मेसोपोटामिया की कुछ प्राचीन कहानियों में एक बहुत बड़ी बाढ़ का वर्णन है जिसने लगभग पूरी मानवता को नष्ट कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इसमें अन्य संस्कृतियों की बाढ़ की कहानियों जैसे बाइबल की नूह की कहानी से समानता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसका यह मतलब नहीं है कि सभी बाढ़ की कथाओं की उत्पत्ति अपने आप एक ही ऐतिहासिक घटना से हुई है। संभव है कि कई प्राचीन सभ्यताओं ने भीषण बाढ़ का अनुभव किया हो। और जहां एनलिल को अक्सर शक्ति और दंड से जोड़ा जाता है, वहीं एनकी से एक अलग छवि जुड़ी हुई है। सुमेरियन पौराणिक कथाओं में एनकी को प्रायः ज्ञान, जल, आविष्कार और बुद्धि के देवता बताया गया है। कुछ कहानियों में वही इंसानों की मदद करते हैं ताकि वे कृषि, सिंचाई और नगरों के निर्माण की कला सीख सकें। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि असली पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं जो दिखाते हैं
कि सुमेरियनों की सिंचाई प्रणालियां अपने समय के लिए वाकई बहुत उन्नत थीं। इतिहासकारों और पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार उन्होंने बड़े-बड़े नहर तंत्र बनाए थे, जो नदियों से पानी लाकर मेसोपोटामिया की सूखी जमीन तक पहुंचाते थे। इसी वजह से बड़े पैमाने पर खेती और उनकी सभ्यता का तेजी से विकास संभव हो पाया। और यहीं से कुछ लोगों की जिज्ञासा गहराने लगी। एक सभ्यता जो आधुनिक तकनीक से हजारों साल पहले अस्तित्व में थी, वो इतनी संगठित कैसे हो गई? मुख्यधारा के पुरातत्वशास्त्र के लिए इसका जवाब है इंसानी नवाचार और सामाजिक विकास की लंबी अवधि। कुछ वैकल्पिक सिद्धांतकारों के मुताबिक संभव है कि अधिक उन्नत प्राणियों या किसी खोई हुई सभ्यता से मार्गदर्शन मिला हो। आज तक इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन एक वजह है कि ये बहस अब भी जारी है। सुमेरियनों के देवता उनके किस्सों में सिर्फ रहस्यमय पात्र नहीं थे, कई तख्तियों में इन्हें असली व्यक्तित्व की तरह दर्शाया गया है। वे गुस्सा होते, बहस करते, दया दिखाते और कभी-कभी पछताते हैं। इसी वजह से कुछ शोधकर्ताओं ने सोचा कि क्या कुछ मिथकों में असली ऐतिहासिक नेताओं या प्राचीन शासकों की यादें शामिल हैं, जो बाद में लोगों की कहानियों में दिव्य पात्र बन गए, क्योंकि उनमें भावनाएं थीं। ये कोई नई सोच नहीं है। यहां तक कि दूसरी सभ्यताओं में भी, जैसे प्राचीन मिस्र और ग्रीस में, कुछ राजा और शासकों को बाद में दिव्य दर्जा दिया गया। लेकिन जब बात अनुनाकी की आती है, तो विवाद और भी बढ़ गया, क्योंकि आधुनिक युग में एलियन सिद्धांत सामने आए। फिर भी ये नकारा नहीं जा सकता कि प्राचीन इतिहास के कई हिस्से पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। हजारों मिट्टी की तख्तियां अभी तक पूरी तरह से अनुवादित नहीं हुई हैं। आज भी मेसोपोटामिया के पुराने क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई जारी है, और हर नई खोज के साथ हम और भी ज्यादा देख पाते हैं कि दुनिया की पहली सभ्यताएं कितनी जटिल थीं। सुमेरियन लोगों के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ उनके मंदिर या प्राचीन शहर नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें अंतरिक्ष की गहरी जानकारी थी। सोचिए, ये 5000 साल से भी पहले की बात है, जब न दूरबीन थी, न आधुनिक उपकरण, न कंप्यूटर। लेकिन इसके बावजूद सुमेरियन लोगों ने तारों और ग्रहों की गति का बहुत सटीक अध्ययन किया। वे सिर्फ हर रात आसमान की ओर नहीं देखते थे, वो सच में इसे बहुत गंभीरता और विस्तार से देखते थे। जहां उस समय की दूसरी प्राचीन सभ्यताएं आसमान की रोशनी को सिर्फ साधारण तारे मानती थीं, वहीं सुमेरियन लोगों ने देखा कि कुछ तारे अलग तरह से चलते हैं। ये तारे अलग दिशा में चलते थे और आसमान में अपनी अलग राह बनाते थे। यहीं से उन्होंने बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों की पहचान की। और हैरानी ये थी कि उन्होंने समझा ये ग्रह साधारण तारे नहीं, बल्कि इनकी अपनी गति और पैटर्न है। ये एक ऐसी बात थी जिसे कई सभ्यताओं ने बहुत लंबे समय बाद ही खोजा। पुरातत्वविदों को कई मिट्टी की तख्तियां मिली हैं, जो यह साफ दिखाती हैं कि उनका आकाशीय अवलोकन कितनी उन्नत थी। उन पर ग्रहों की गति लिखी हुई है, तारों की स्थिति में बदलाव, और यहां तक कि ब्रह्मांड द्वारा समय के साथ दोहराए जाने वाले पैटर्न भी। इसका सबसे अद्भुत उदाहरण शुक्र ग्रह का उनका अध्ययन है। हजारों साल पहले सुमेरियों ने देखा था कि शुक्र ग्रह कभी-कभी सूरज उगने से पहले दिखाई देता है और कभी-कभी ये सूरज डूबने के बाद दिखाई देता है। हैरानी की बात है कि वे जानते थे वह एक ही ग्रह है, जबकि अन्य प्राचीन संस्कृतियों में सुबह और शाम के तारे को अलग-अलग माना जाता था। लेकिन सुमेरियों ने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था। उनके पास ऐसी टैबलेट्स थीं जिनमें शुक्र ग्रह की गतिविधियां विस्तार से दर्ज थीं, जिसे आज भी खगोल शास्त्री सराहते हैं। क्योंकि कई वैज्ञानिकों के लिए ये मानना भी कठिन है कि उन्होंने ये सब सिर्फ आंखों और सामान्य उपकरणों से किया। आज भी कई लोग ग्रहों की संख्या को लेकर भ्रमित हैं। कई लोग प्लूटो को ग्रह मानते हैं, जबकि अब ये आधिकारिक रूप से ग्रह नहीं है। लेकिन सुमेरियन हजारों साल पहले उन्होंने पृथ्वी से दिखने वाले ग्रहों का व्यवस्थित रूप से निरीक्षण किया था। जैसे जैसे विशेषज्ञ उनकी मिली टैबलेट्स का अध्ययन करते हैं, रहस्य और गहराता है, क्योंकि वहां सिर्फ ग्रहों का उल्लेख नहीं है। उनके पास ऐसे तारामंडल के मानचित्र भी थे जिनकी व्यवस्था लगभग वैसी ही थी जैसी आज भी इस्तेमाल होने वाले नक्षत्रों की है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आकाश के पूरे स्वरूप की बहुत स्पष्ट समझ थी। इसलिए बहुत से सवाल उठे, उन्होंने ये कैसे किया? एक प्राचीन सभ्यता
जिसके पास न तो दूरबीन थी और न ही उन्नत तकनीक। वो इतनी विस्तृत आकाश का नक्शा कैसे बना पाई? क्या ये सिर्फ हजारों सालों तक बार बार आकाश का निरीक्षण करने का नतीजा हो सकता है, या फिर उनके पास ज्ञान का कोई और स्रोत था? यह और भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनकी खगोल शास्त्र उन्नत गणित से समर्थित थी। सुमेरियन लोगों ने, जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता है, उसका निर्माण किया। ये गिनती करने का एक तरीका है जिसमें 60 को आधार संख्या के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से उनके लिए भिन्नों की गणना करना, बड़े नंबरों की गिनती करना और सटीक माप लेना आसान हो गया। और ये सोचकर अच्छा लगता है कि आज भी हम उसी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम 60 सेकंड और 60 मिनट वाली घड़ी देखते हैं, या जब हम कोण को 360 डिग्री में मापते हैं, तो ये सब सुमेरियन की गणितीय विरासत का ही हिस्सा है। समय के साथ पुरातत्वविदों को और भी ज्यादा टैबलेट्स मिलते जा रहे हैं, और इनमें से कई में चंद्र ग्रहण, ग्रहों की गति और खगोलीय चक्रों के बारे में जटिल गणनाएं हैं। यह एक प्रसिद्ध अवशेष है जिसे अमीसाडुका की वीनस टैबलेट कहा जाता है। ये टैबलेट, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व की है, वीनस के चक्र के बारे में विस्तृत रिकॉर्ड रखती है। आज कई खगोलविदों के अनुसार किसी प्राचीन दस्तावेज के लिए इसकी सटीकता हैरान करने वाली है, क्योंकि उनके समय में ना तो टेलीस्कोप था, ना ही सैटेलाइट, लेकिन फिर भी वे किसी तरह यह अनुमान लगा सकते थे कि वीनस कब अपनी सही स्थिति में फिर से दिखाई देगा। और यहीं पर इतिहासकारों की बहस और भी तेज हो जाती है। आखिर सुमेरियों ने इतना गहरा ज्ञान कैसे हासिल किया? अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह संभवतः बहुत लंबे समय तक की गई अवलोकन का ही परिणाम था। कई पीढ़ियों तक लिपिक आकाश की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक लिखते रहे, जब तक कि उन्होंने धीरे धीरे इसे और सटीक रूप से समझना शुरू नहीं किया। और सच कहें तो वह व्याख्या समझ में भी आती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी कुछ सवाल हैं जिनका पूरी तरह से जवाब नहीं मिला है। उदाहरण के लिए, उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों से दूर के ग्रहों की इतनी सूक्ष्म गति कैसे ट्रैक की? क्या साधारण निरीक्षण से इतनी सटीकता सच में संभव है? इसी वजह से कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि शायद उनके ज्ञान का स्रोत और भी पुराना है। क्या यह संभव है कि उनसे पहले कोई सभ्यता रही हो? सुमेरियनों से भी पहले कुछ ऐसी प्राचीन संस्कृतियां रही होंगी जो इतिहास से बहुत पहले लुप्त हो चुकी थीं, लेकिन ऐसा ज्ञान छोड़ गईं जिसे बाद के लोगों ने विरासत में पाया। कुछ लोग ऐसे प्राचीन स्थलों की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे होबेक्ली टेपे, जो लगभग 12,000 साल पहले बनाया गया था। कुछ लोगों के अनुसार इन प्राचीन संस्कृतियों का मेसोपोटामिया के ज्ञान विकास से संबंध हो सकता है, और जाहिर है इसमें अनुनाकी के बारे में कहानियां भी शामिल है। प्राचीन टैबलेट्स में उन्हें ऐसे प्राणी के रूप में दर्शाया गया है जो आसमान से आए थे और इंसानों को खगोलशास्त्र, गणित और इंजीनियरिंग सिखाते थे। मुख्य धारा के इतिहासकारों के लिए इसे मिथक या प्रतीकात्मक कहानी मानना स्वाभाविक था, लेकिन बहुतों के लिए ये सोचकर भी डर लगता है कि कुछ दंत कथाएं पुरातत्व की असली खोजों के कितनी करीब हैं। जैसे जैसे सुमेरियनों का अधिक अध्ययन हुआ, स्पष्ट हुआ कि आकाश का निरीक्षण केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि उनकी जीविका के लिए भी जरूरी था। उन्होंने चांद, सूरज और ग्रहों की गति का उपयोग सबसे प्रारंभिक कैलेंडर प्रणालियां बनाने के लिए किया। इसी वजह से वे जान पाते थे कि बाढ़ कब आएगी, खेती के लिए सही समय कौन सा है और उनके धार्मिक त्योहार कब मनाए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आकाश के बारे में उनका ज्ञान उनकी पूरी सभ्यता की नींव में से एक था। लेकिन आज तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक प्राचीन समाज ने मानव इतिहास के इतने शुरुआती दौर में ब्रह्मांड की गति को कैसे समझ लिया? क्या ये सिर्फ मेहनत, अवलोकन और अध्ययन का नतीजा था, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी है जिसे हम नहीं समझ पाए हैं? क्या ये संभव है कि आसमान से आए प्राणियों के बारे में कुछ प्राचीन मिथकों में असल घटनाओं की झलक हो? क्या ये ज्ञान या अनुभव की यादें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हैं? जैसे जैसे हम सुमेरियन के रहस्यों को और गहराई से खोजते हैं, हमारे सवाल और भी अजीब होते जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आखिरकार सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता का इतिहास ही सामने ना आए, बल्कि हमारे मानव ज्ञान की उत्पत्ति की पूरी समझ भी बदल जाए। मानव इतिहास में कई सभ्यताएं पहले की पीढ़ियों से मिली जानकारी के कारण विकसित हुई हैं, तो फिर सुमेरियन इससे अलग क्यों होंगे? संभव है कि उनका उन्नत ज्ञान अवलोकन, दूसरी संस्कृतियों से प्राप्त ज्ञान और अतीत की कुछ ऐसी बातें थीं
जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इन सब का मिश्रण था और आज तक ये सवाल बना हुआ है, क्या सुमेरियों का अद्भुत ज्ञान केवल उनकी मेहनत और अवलोकन का नतीजा था? क्या उनके ज्ञान का कोई और पुराना स्रोत था जो इतिहास में खो गया? प्राचीन दुनिया जानने पर रहस्य और गहरा होता है और शायद मानव ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। उनके उन्नत ज्ञान के अलावा एक और रहस्य है जो बार बार प्राचीन सुमेरियन तख्तियों में सामने आता है। ऐसी मिट्टी की तख्तियों में जो उर और उरुक जैसे शहरों में मिली हैं, उन प्राणियों का वर्णन है जो ऊपर से आए थे, आसमान से नीचे उतरे थे और मानव जीवन में हस्तक्षेप किया था। लेकिन उनके वर्णन का तरीका अलग है। वे सिर्फ साधारण भगवान नहीं थे जिन्हें दूर से पूजा जाता था। कई कहानियों में वे सीधे इंसानों से बात करते थे। वे आदेश देते हैं, कौशल सिखाते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे खुद ही शहरों और जीवन के तरीकों के निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं। प्राचीन अत्राहासिस की कहानी में उदाहरण के लिए इन प्राणियों को सिंचाई और कृषि के बारे में बहुत ही विस्तार और व्यवहारिक तरीके से सिखाते हुए दिखाया गया है। वहीं नायनकी और निन्मा की कथा में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करके मानवता की रचना और प्रबंधन को दर्शाते हैं। इसी वजह से कुछ शोधकर्ता ये सवाल उठाते हैं कि क्यों अनुनाकी साधारण पौराणिक देवताओं की तुलना में अधिक उन्नत शिक्षक या शासकों जैसे लगते हैं। बिल्कुल, मुख्यधारा के इतिहासकारों के लिए ये कहानियां केवल मिथक ही हैं। ये सामान्य है क्योंकि कई प्राचीन संस्कृतियां दुनिया समझाने को किंवदंतियां इस्तेमाल करती थीं, लेकिन सुमेरियन कहानियों की निरंतरता अलग है। वे बार बार उल्लेख करते हैं कि उनका ज्ञान उन प्राणियों से आया है जो आकाश से नीचे उतरे थे। 20वीं सदी में एक लेखक ज़ेकारिया सिचिन ने इस विचार को और भी लोकप्रिय बना दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार अनुनाकी साधारण प्रतीकात्मक देवता नहीं थे। सिर्फ साधारण प्रतीकात्मक देवता नहीं, बल्कि निबिरू नामक दूसरे ग्रह से आए हुए आगंतुक थे। लेकिन ये साफ है कि ज्यादातर मुख्यधारा के विद्वान उनकी व्याख्याओं से सहमत नहीं हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी कुछ अनुवाद गलत या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं और एलियन सिद्धांत को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी यह विचार अभी भी लोकप्रिय है क्योंकि सुमेरियन टैबलेट्स के रहस्यमयी विवरण हैं। एक और संभावना है जो ज्यादा यथार्थपरक है। क्या होगा अगर स्वर्ग से आए प्राणी एलियन नहीं बल्कि किसी और अधिक विकसित संस्कृति के असली इंसान थे? प्राचीन समय में लोगों के लिए यह सामान्य था कि वे अजीब तकनीक या ज्ञान रखने वाले विदेशियों को दिव्य या अलौकिक माने। क्या संभव है कि कुछ यात्री या बसने वाले सुमेर में नया ज्ञान लाए हों और बाद में मिथकों में शामिल हो गए हों? VE 243 सिलेंडर VE2 एक और कलाकृति है जिस पर अक्सर बहस होती है। कुछ शोधकर्ताओं के लिए ऐसा लगता है कि ये उस समय का सौरमंडल दिखाता है जब दूरबीन भी नहीं थी, लेकिन कई विद्वानों के अनुसार इसका डिजाइन सिर्फ प्रतीकात्मक भी हो सकता है और यहीं से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। प्राचीन काल में एलियन आगंतुकों के आने का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन आज तक यह रहस्य है कि कुछ कहानियां आकाश से उतरे प्राणियों पर इतनी विस्तृत क्यों हैं। कल्पना करो कि जैसे तुम कोई बहुत बड़ा पजल हल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके आधे टुकड़े गायब हैं और उसके निर्देश ऐसी भाषा में हैं जिसे अब लगभग कोई भी पूरी तरह नहीं समझता। ठीक ऐसी ही स्थिति इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की है जब बात सुमेरियन और अनुनाकी के रहस्य की आती है। हाँ, हजारों मिट्टी की तख्तियां मिल चुकी हैं, प्राचीन कलाकृतियां, नक्काशी और विस्तृत कहानियां भी हैं, लेकिन आज तक उनकी असली इतिहास की पूरी तस्वीर अब भी अधूरी है। और जो और भी चौंकाने वाली बात है, अक्सर विशेषज्ञ भी आपस में सहमत नहीं होते अपनी खोजों के मतलब को लेकर। सबसे बड़ी बहसों में से एक अनुवाद को लेकर है। सुमेरियन भाषा का अनुवाद कठिन है क्योंकि ये हजारों सालों से नहीं बोली जाती और कई शब्दों के अर्थ संदर्भ पर निर्भर करते हैं। अनुवाद में थोड़ा सा भी बदलाव एक टैबलेट की पूरी व्याख्या को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, आज भी विद्वान अनुनाकी के बारे में कुछ स्तुतियों के असली मतलब को लेकर बहस करते हैं। क्या ये सचमुच शाब्दिक है, वे प्राणी जो स्वर्ग से नीचे उतरे, या यह केवल काव्यात्मक भाषा है जो उनके देवता या राजा की शक्ति और ऊंचे दर्जे का वर्णन करती है? एक और बड़ी समस्या है पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी। कई टैबलेट्स टूटे हुए हैं,
उनके हिस्से गायब हैं या वे अब भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छी कलाकृतियां भी अक्सर किसी बड़ी कहानी के टुकड़े भर होती हैं। जैसे किताब के बीच के कुछ पन्ने मिले, न शुरुआत न अंत। इसलिए कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। कुछ सुमेरियन ग्रंथ ऐसे हैं जो खगोलीय ज्ञान का वर्णन करते हैं, जो उस समय के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा उन्नत लगता है। निबिरू नामक ग्रह को लेकर विवाद है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों की कुछ विवादास्पद व्याख्याओं में मिलता है। मुख्य धारा के खगोल शास्त्री इसे नहीं मानते, लेकिन ये सुमेरियन रहस्यों की चर्चाओं में शामिल है। यहाँ तक कि सबसे अधिक संशयवादी विद्वान भी मानते हैं कि सुमेरियन इतिहास के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से समझाना मुश्किल है। और कभी-कभी समस्या जिज्ञासा की कमी नहीं होती, बल्कि ज्यादा सतर्कता होती है। शैक्षणिक दुनिया में स्वीकृत इतिहास से अलग विचारों को जल्दी ही हाशिए के विचार या छद्म विज्ञान कह दिया जाता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि ठोस सबूत जरूरी हैं। लेकिन इतिहास ने यह भी दिखाया है कि कभी-कभी जो बातें पहले असंभव मानी जाती थीं, वे बाद में स्वीकार की गई खोजें बन जाती हैं। सुमेरियन सभ्यता का एक और रोचक पहलू उनका गणित में 60 को आधार के रूप में इस्तेमाल करना है। आज भी हम उस प्रणाली का इस्तेमाल समय और वृत्त के डिग्री में करते हैं, लेकिन उन्हें इतना व्यवहारिक और उन्नत सिस्टम कहां से मिला? क्या वे सच में इसके पहले निर्माता थे, या उनसे भी पुरानी कोई संस्कृति ने उन पर प्रभाव डाला था? आखिरकार पूरी बहस इसी बात पर केंद्रित है। क्या प्राचीन कहानियों को सिर्फ समझने में कठिन होने पर अनदेखा करना चाहिए, या हमें इनका और गहराई से अध्ययन करना चाहिए? क्योंकि इनमें सच्चाई के कुछ ऐसे हिस्से हो सकते हैं जिन्हें हम अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। आज तक इसका कोई पूरा जवाब नहीं मिला है, लेकिन एक बात साफ है, प्राचीन इतिहास अभी भी एक अधूरी कहानी है। और जैसे जैसे हम और अधिक खोजते हैं, यह और भी संभव होता जा रहा है कि मानवता का असली इतिहास हमारी अब तक की मान्यताओं से कहीं ज्यादा अनोखा और रहस्यमय है।